ओके, तो कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में क्लास 10th लेवल पर जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है सेक्शन फॉर्मूला। फर्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला, वही सिचुएशंस हम लेकर चलेंगे लेकिन उनको थोड़ा सा चेंज करेंगे और अब एक नया फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसका नाम होगा सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या सिचुएशन लेकर चल रहे हैं बच्चों, उसको ध्यान से समझ लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक कार्टेशियन सिस्टम तैयार कर लेता हूँ एक्सिस का, एक्स वाई और ये है ऑरिजिन। आपको याद होगा जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने वहाँ पर आपसे कहा था कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है ए और उसके कोई कोऑर्डिनेट हैं, मैंने कुछ लिए थे 3 और 4। यहाँ पर मैंने टाउन कहा था इसको, है ना, मैंने कहा था ये कोई एक टाउन है ए, तो बताइए ये ऑरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर होगा। तो आपने कहा कि ठीक है, इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये हो जाएगा, क्योंकि आपने ए से क्या ड्रॉ कर लिया था, एक परपेंडिकुलर ये, और फिर आपने कहा था कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट 3 है तो यानी ओ से लेकर एम तक ये 3 डिस्टेंस रही होगी और ये वाली हाइट कितनी रही होगी, इस 4 के इक्वल, इस तरह से। फिर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ओ ए की डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली थी और फिर बाद में आप जाकर समझ पाए थे कि पाइथागोरस थ्योरम ही एक्चुअल में क्या बन जाती है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमें समझ में आती है। अब इसी सिचुएशन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज ला रहे हैं इसमें, एक ट्विस्ट अलग ला रहे हैं कि सपोज करो ये कोई ओ टाउन है, ये कोई ए टाउन है, कोई एक टेलीफोन कंपनी है, वो टेलीफोन कंपनी इन दोनों टाउन के बीच में एक टावर लगाना चाहती है। क्या लगाना चाहती है बच्चों, एक टावर लगाना चाहती है, टेलीफोन टावर। अब उस टेलीफोन टावर को वो कंपनी इस तरह से लगाना चाहती है सच दैट कि वो टावर अगर यहाँ पर लाई करे, सपोज करो यहाँ पर ये टावर है P, अगर ये टावर यहाँ पर बनाया जाए तो ये ओ टाउन से जितनी डिस्टेंस रखता हो उससे डबल डिस्टेंस ए टाउन से रखता हो। फिर से ये टावर इस तरह से लगाया जाए सच दैट कि ये ओ टाउन से जितनी डिस्टेंस रखता हो उससे डबल डिस्टेंस किससे रखता हो, ए टाउन से। मतलब अगर आप ये 10 लेते हो तो ये 20 लेना है, अगर आप ये 100 लेते हो तो ये 200 लेना है। मतलब दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:2। अगर ये 1 लेते हो तो ये 2, तो ऑलवेज रेशियो कितना चाहते हो आप, 1:2। ठीक है, तो ये टावर अगर मैं आपको कहूँ आप लगाइए ओ टाउन से ए टाउन के बीच में कहीं पर ये टावर लगाइए, तो आप लगाओगे कैसे? लगाने के लिए आपको उसका एड्रेस तो पता होना चाहिए। एड्रेस से मेरा मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप ओ से हॉरिजॉन्टल कितना चलो और वर्टिकल कितना चलो सच दैट आप पॉइंट पी पर पहुंच जाओ। मतलब आपको पॉइंट पी के क्या पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने माने अपनी तरफ से क्या, एक्स एंड वाई। आपको क्या पता होना चाहिए, एक्स और वाई। अगर आपको एक्स और वाई पता होगा तो देखो आप क्या करोगे, ऑरिजिन से चलोगे ऐसे एक्स और फिर y तो कहाँ पहुंच जाओगे, पॉइंट P पर, वहीं पर टावर लगा दो। ठीक है ना, तो x और y की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। अब x और y की वैल्यू निकालने का हमारे पास क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। समझिए, यहां पॉइंट P से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं और इसका नाम रख देता हूं n पॉइंट। ओके, अच्छा, अगर ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो आपको पता है अगर इसके कोऑर्डिनेट x है तो यानी ऑरिजिन से ये x डिस्टेंस रखता होगा ये, ओके, और ये हाइट y रखता होगा। P पॉइंट कितनी हाइट रखता है, y पॉइंट। इस बात का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टली x चलो और वर्टिकली y चलो तो आप कहाँ पर चल जाओगे, कहाँ पर पहुँच जाओगे, पॉइंट P पर। ठीक है, अच्छा, अब मैं पॉइंट P से इस AM वाली लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, और इसका मैंने नाम रख दिया R। अब मेरे सामने यहां पर दो ट्रायंगल बन के तैयार हो गए। एक ट्रायंगल है PON और एक ट्रायंगल है APR। ये दो ट्रायंगल जो है ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। इनको मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये सिमिलर क्यों हैं। ट्रायंगल PON एंड दूसरा एक और ट्रायंगल है APR। ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर इसलिए है कि इस वाले ट्रायंगल में एंगल N और इस वाले ट्रायंगल में एंगल R ये कैसे हैं, 90 डिग्री। एंगल R और एंगल N ये हैं ईच 90 डिग्री। ओके, अच्छा, अब
क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, या मैं कहूँ कि ये वाली लाइन कैसी होगी, इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी। यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी होंगी, पैरेलल। तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। ये बात समझ आती है। ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल दोनों कैसे एंगल हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और ये कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो हम कह सकते हैं कि दो एंगल आपस में इक्वल आ गए हैं, तो ट्रायंगल PON सिमिलर रहा होगा किसके, ट्रायंगल APR के। कौन सी सिमिलैरिटी से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ये हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं ट्रायंगल चैप्टर में। ओके, नाउ अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, रेशियो में होंगी। तो इस वाले ट्रायंगल की साइड ON मैंने ले लिया, ON अपॉन, तो इस वाले साइड का, इस वाले ट्रायंगल का क्या लोगे आप, PR, है ना। अगर आप इसका ON ले रहे हो तो इसका क्या लोगे, PR, ऐसे ही तो लोगे। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल का आपने लिया OP, ओके, तो इस वाले ट्रायंगल का आप क्या लोगे, PA, है ना, ऐसे ही तो लोगे, इस तरह से। अच्छा, एंड इस वाले ट्रायंगल का आप लोगे PN, तो इस वाले ट्रायंगल का AR, PN एंड AR, इस तरह से। तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, रेशियो में होंगी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम। ON की वैल्यू कितनी है, X। अच्छा, PR की वैल्यू कितनी है, PR, ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो आंसर है कि देखिए ये 4 है और ये टोटल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, X। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, तो आंसर है ये टोटल 3 है, ये X है, तो ये कितना बचता होगा, 3 माइनस एक्स, ऐसे ये आ जाता होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 3 माइनस एक्स है तो ये भी कितना होता होगा, 3 माइनस एक्स, ये भी 3 माइनस एक्स होता होगा, है ना, क्योंकि ये क्या रहा होगा, एक रेक्टेंगल या एक पैरेललोग्राम को अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल। तो अगर ये 3 माइनस एक्स है तो ये 3 माइनस एक्स आया कैसे, ये 3 है, ये 3 क्यों है, क्योंकि ये हमने जो पॉइंट A लिया है वो कितना है, 3, तो यानी कि ये A पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रखता होगा, 3 डिस्टेंस। तो ये 3 है, ये x डिस्टेंस थी, क्योंकि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने x माना था, इसलिए ये x डिस्टेंस थी। तो 3 में से x माइनस किया, ये 3 माइनस एक्स आ गया। अगर ये 3 माइनस एक्स है तो ये भी 3 माइनस एक्स होगा। तो हम यहाँ पर PR की जगह क्या लिखेंगे, 3 माइनस एक्स, ऐसे। अच्छा, इक्वल्स टू OP बताइए कितना है, तो OP जो हमारे पास है ये 1 है, 1 यूनिट। अच्छा, AP की अगर हम बात करें तो ये कितना है, 2, तो ये 2 यूनिट है, इक्वल्स टू। PN की बात करिए, PN हमने क्या लिया है, y कोऑर्डिनेट, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, यहाँ पर y लेकर हाइट लेकर चले हैं ना, तो ये वाला y लिख लो, PN की जगह y। अच्छा, AR बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहोगे कि देखो ये टोटल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4। अच्छा, ये y है तो इतना वाला पार्ट भी y रहा होगा ये, तो टोटल है 4 और यहाँ से यहाँ तक है y, तो इतना पार्ट यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, 4 माइनस वाई, कितना बच जाएगा, 4 माइनस वाई। ये समझ आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी है, 4 के इक्वल, ये पूरा 4 है, यहाँ से यहाँ तक ये y है तो ये भी y होगा, तो कंप्लीट 4 और ये y, तो ये कितना बच जाएगा, 4 माइनस वाई। तो AR की वैल्यू कितनी, 4 माइनस वाई। ओके, अब ये आपके पास एक सिचुएशन आ गई। अब इन सिचुएशन को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, पहले इन दोनों को एक साथ लिख लो, केवल इन दोनों को, जैसे x अपॉन 3 माइनस एक्स इसके इक्वल 1 अपॉन 2 के इक्वल, इसको आप इक्वल लिख लो और इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से देखो 2 इधर आ जाएगा और इधर क्या, 3 माइनस एक्स, ऐसे। अच्छा, x उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो इधर कितना बन जाएगा, 3x, और इक्वल्स टू में क्या क्या चल रहा है, 3 चल रहा है, ठीक है ना। ये x इधर आकर प्लस हो गया और 3 से डिवाइड करा दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। इसी तरह से अब इतने वाले पार्ट को सॉल्व कर लो आप। तो इस वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू वाई अपॉन 4 माइनस वाई, इस तरह से।
इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आ जाएगा 2y और इधर 4 माइनस वाई, वाई उधर ले जाकर प्लस करा दो तो कितना बनेगा ये हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 3y और इक्वल टू में क्या चल रहा है 4, तो y का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 4/3, कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कराया, 4 माइनस वाई है यहाँ पर आ गया था, y इधर जाकर प्लस हो गया 3y, 3 से डिवाइड करा दो तो y इक्वल टू कितना आ गया 4/3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज समझिए, अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया, p कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया। तो इसका मतलब आप अब ये कह रहे हो कि अगर O टाउन और A टाउन इसके बीच में अगर मुझे पॉइंट P यानी एक टावर लगाना है सच दैट कि ये 1 डिस्टेंस हो तो ये 2 डिस्टेंस उसका ट्वाइस होनी चाहिए, तो बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट 3 4 हैं तो और इसके 0 0 है तो आपने सॉल्व करके निकाल लिया कि ये होने चाहिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4/3, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये है कि टावर कहाँ लगाया जाएगा, तो इस बात का मतलब ये हो गया कि आप पहले चलिए 1 डिस्टेंस फिर वर्टिकली चलिए 4/3 डिस्टेंस, तो जहां पर भी आप पहुंच जाएंगे वहां पर आपको क्या लगा देना है, टावर लगा देना है। तो लेकिन उसके लिए हमें क्या पता चाहिए थे, पहले क्या निकालने थे, कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए, क्या क्या आ गए, ये हमारे पास आ गया 1 and 4/3, ठीक है। तो ये सिचुएशन तो समझ आती है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट हो उनके बीच में एक पॉइंट रखना हो सच दैट वो उस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं किसकी हेल्प से, एंगल सिमिलैरिटी की हेल्प से। तो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करके हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात ये है कि ये थोड़ा सा बड़ा मेथड है, इसमें पहले सिमिलैरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, फिर रेशियो को इक्वल रखना पड़ेगा और फिर जाकर x और y की वैल्यू आएंगी। तो जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में यही समझा था कि हर बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते थे, तो हमने उन सारे स्टेप्स का एक जनरल फॉर्मूला बना लिया कि कोई डिस्टेंस निकालनी हो तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो वहां पर किसी भी सिचुएशन के लिए हमें पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हमने एक फॉर्मूला बना लिया। तो हम चाहते हैं कि इस सिचुएशन के लिए भी सीधा सीधा मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाए और उस फॉर्मूले से मैं डायरेक्ट ये P के कोऑर्डिनेट निकाल पाऊं, ये सब कुछ मुझे ना करना पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन को जनरलाइज करना पड़ेगा, एक जनरल सिचुएशन लेकर चलनी पड़ेगी और फिर उसमें हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो वो जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हम इसको इस सिचुएशन को जनरलाइज कर लेते हैं। तो जनरलाइज करने का मीनिंग ये हो गया कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक कार्टेशियन सिस्टम तैयार कर लो, x और y, ओके, ये ओरिजिन है हमारा। अब जो आप A पॉइंट है वो प्लेन पर कहीं पर भी ले लो, पहले तो हमने ओरिजिन पर ले लिया था, एक पॉइंट ओरिजिन पर ले लिया था और दूसरा एक प्लेन में ले लिया था। अब आप कहीं पर भी ले लो किसी भी सिचुएशन पर। तो सपोज करो पॉइंट A यहाँ पर है ऐसे और उसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 ऐसे, ठीक है बच्चों, x1 y1। और कोई कहीं पर एक कोई पॉइंट ले लो B ऐसे, उसके कोऑर्डिनेट ले लो आप क्या, x2 y2 इस तरह से, ठीक है, ये भी समझ आता है। अब पॉइंट A और B के बीच में ये जो 2 टावर है, आप ऐसा सोचिए A और B क्या है, 2 टावर है, ओके। अब इनके बीच में आप एक टावर लगाना चाहते हो पॉइंट P, ये एक और टावर लगाना चाहते हो जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपको निकालने हैं, जिसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, है ना। और सच दैट कि ये जो पॉइंट P है ये AB वाली जो लाइन है इसको किसी एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है बच्चों, रेशियो में। जैसे आपने वहां पर एक सिचुएशन बनाई थी कि 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ऐसे ही यहाँ पर आपने माना कि पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को M और N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बताइए पॉइंट P कहाँ पर होगा, मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो वो मैंने माना अपनी तरफ से कि ये रहे होंगे क्या, x y, ठीक है। ये निकालना हमारा टारगेट है। सिचुएशन समझ आ गई, कहीं पर भी 2 पॉइंट है और उन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन है AB।
इस ए बी लाइन पर एक कोई पॉइंट लाई कर रहा है P सच दैट वो इस ए बी लाइन को M और N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बताइए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए जो कंसेप्ट आपने अभी यूज किया वही सेम आप यूज करोगे। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ओके, ये आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट B है, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ओके, ये आपने ड्रॉ कर लिया। इसका नाम रख दो कुछ भी M, इसका नाम कुछ भी रख दो N। ठीक है, अब ये आप परपेंडिकुलर जब ड्रॉ कर लेते हो बच्चों, तो आपको ये भी यहाँ पर साथ साथ बताते जाओ कि ये डिस्टेंस ऑरिजिन से कितनी होगी। अगर यहाँ x1 है तो यानी कि ऑरिजिन से ये M पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर होगा, x1 डिस्टेंस पर। ठीक है, इस तरह से बता दो। अच्छा, अब ये जो हाइट है ये कितनी होगी, y1। तो यहाँ पर ये भी बता दो कि ये हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक y1 हाइट है। ओके, अच्छा, इसी तरह से पॉइंट B के बारे में भी बता दो कि ये पॉइंट, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, x वाला, x2 है ना। तो इस बात का मतलब ये जो n पॉइंट है ये कितना रहा होगा ऑरिजिन से x2 डिस्टेंस पर, ऐसे। ठीक है, ये भी बात आ गई समझ में। अच्छा, ये अच्छा, और y वाला कोऑर्डिनेट कितना है इसका, y2, यानी कि ये जो हाइट है ये कितनी है, y2 हाइट है, ऐसे। ठीक है, ये आपने साथ साथ इसके बता दिया। अब फिर से आपने A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, B से ड्रॉ किया, तो आप P से भी ड्रॉ कर लो, ऐसे। ठीक है, P से जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता है कि ये x और y कोऑर्डिनेट हैं अगर इसके, तो ये जो यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट मैंने बनाया है, सपोज करिए R, तो ये ऑरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर होगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट यहाँ x है तो इसका मतलब ये कितनी डिस्टेंस पर होगा, x डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर होगा, x डिस्टेंस पर। ठीक है, अच्छा, और इसका ये कोऑर्डिनेट y है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, y। ठीक है, ये पॉइंट P x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, y। ये मैंने सबका लिख दिया कि ये A पॉइंट है x1 पर, P पॉइंट है x डिस्टेंस पर, B पॉइंट है x2 डिस्टेंस पर, A पॉइंट है y1 हाइट पर, P पॉइंट है y हाइट पर एंड B पॉइंट है y2 हाइट पर। ये मैंने सब लिख दिया। अब इसके बाद देखो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B पर, ये जो BN वाली लाइन है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अच्छा, इसी तरह से यहाँ से पॉइंट P से इस BN वाली लाइन पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इनका भी हमने कुछ नाम रख दिया, सपोज करिए x और इसका y, और इसका नाम हमने कुछ रख दिया, सपोज करिए z। ठीक है, ये सब हमने क्या बनाए हैं, परपेंडिकुलर। अब आप ध्यान दीजिए, आपके सामने दो ट्रायंगल बनके तैयार हो गए। कौन कौन से दो ट्रायंगल बनके तैयार हो गए, एक तो ट्रायंगल ये बनके तैयार हो गया, ये वाला ट्रायंगल, ऐसा। ये ट्रायंगल सबको क्लियर दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है। और दूसरा आपको एक और ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, एक ये वाला ट्रायंगल बनके तैयार हो गया। इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल जो हैं सिमिलर रहे होंगे, होंगे या नहीं होंगे, सिमिलर रहे होंगे। कैसे रहे होंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर जितना एंगल होगा उतना ही एंगल यहाँ पर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल है, PAZ ट्रायंगल, PAZ एंड दूसरा एक और ट्रायंगल है BPY, ट्रायंगल BPY। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल Z और एंगल Y ये कैसे हैं, ईच 90 डिग्री। एंगल Z एंड एंगल Y ये कैसे हैं, ईच 90 डिग्री। अच्छा, और एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में इक्वल हैं। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, नाउ हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल नाउ PAZ सिमिलर प्रूफ हो गया ट्रायंगल BPY के। कौन सी सिमिलैरिटी से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एंगल एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर प्रूफ हो गया। कैसे, ये 90 है, ये 90 है, और ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन पैरेलल होगी इसके। हाँ, तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं
तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो एंगल 1 और एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, रेशियो में रही होंगी। ठीक है, तो अगर ये सिमिलर है तो ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है, तो ए जेड ले लो इसका पी वाई, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख लो। तो इसका अगर आप ए जेड ले रहे हो तो इसका आप क्या लेकर चल रहे होगे, अगर आप इसका ए जेड लेकर चल रहे हो तो इसका पी वाई लेकर चल रहे होगे, है ना, इसका पी वाई ऐसे तो लोगे। इसका अगर ए जेड लिखोगे तो इसका पी वाई लिखोगे, इसका पी ए लिखोगे तो इसका बी पी लिखोगे, है ना, फिगर में भी देख लो। इसका अगर आप पी ए लिखोगे तो इसका बी पी लिखोगे, है ना। अच्छा, तीसरी चीज, इसका पी जेड लिखोगे तो इसका बी वाई लिखोगे, इसका पी जेड तो इसका बी वाई। ये सिमिलैरिटी से हमने कह दिया, है ना। अगर ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में लिख ली। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है हमें यहाँ पर। ठीक है, कर लेते हैं वैल्यू पुट। तो वैल्यू पुट करने पर देखो, सबसे पहला टारगेट है ए जेड की वैल्यू ढूंढो आप। ए जेड ये यहाँ से यहाँ तक किसके इक्वल होगा, ए जेड। तो आंसर है ये ए जेड इस एम आर के इक्वल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल रही होंगी इस पैरेललोग्राम की, है ना। तो ए जेड उतना ही होगा जितना एम आर होगा। अब ये एम आर कितना होगा, तो आंसर है कि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x है, यहाँ से यहाँ तक कितना है x, और यहाँ से यहाँ तक x1 है। तो ये जो डिस्टेंस है कितनी बच जाती होगी, x माइनस x1। कितनी बच जाती होगी, x में से x1 हटा दो तो x माइनस x1 बच जाती होगी। तो ये अगर एम आर x माइनस x1 है तो ए जेड भी क्या होता होगा, x माइनस x1। ठीक है, ऐसे। तो ए जेड की जगह हम लिख देते हैं क्या, x माइनस x1। ओके, अब बात करो पी वाई की, एक एक करके देखते जाओ। पी वाई कहाँ पर, पी वाई ढूंढ लो। तो पी वाई ये पता करना है कितना होगा। तो ये जो पी वाई है वो किसके इक्वल होता होगा, आर एन के। जितना पी वाई उतना ही आर एन, ऐसे ही तो होता होगा। ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, आर एन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, x2, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, x। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी बचती होगी, तो आंसर है x2 माइनस x के इक्वल बचती होगी। ये डिस्टेंस कितनी आ जाती होगी, x2 माइनस x। कैसे, ये टोटल x है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, x। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये x2 है और यहाँ से यहाँ तक अगर ये x है तो ये कितना बच जाएगा, x2 माइनस x। तो यहाँ पर लिख लो x2 माइनस x, है ना। या ये वाली जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर सिर्फ आप इतना भी रख लो तब भी चलेगा, कि आप A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पर, है ना। तो इस पॉइंट का नाम देने की जरूरत भी नहीं है आपको। ये अगर आपको x2 माइनस x आ गया तो जो पी वाई है ये भी आपका कितना होगा, x2 माइनस x होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लो x2 माइनस x, ऐसे। ये समझ आया, ये कैसे लिखा मैंने यहाँ पर, ये समझ आ गया क्लियरली। यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x है। तो अगर आर एन x2 माइनस x है तो ये भी कितना होगा, पी वाई x2 माइनस x के इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, पी ए की बात करिए। तो पी ए किसके इक्वल है, एम के। अच्छा, बी पी की बात करिए, बी पी किसके इक्वल है, एन के। यहाँ पर एन लिख लो। ओके। अच्छा, इक्वल्स टू पी जेड। तो पी जेड निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ से यहाँ पी पॉइंट तक की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है टोटल, तो आंसर है y, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, y, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, y1। तो ये इतना y1 है तो इतना भी तो y1 होगा, है ना। तो अगर ये यहाँ तक y1 है और टोटल यहाँ से यहाँ तक y है तो बताइए ये कितना होगा, तो आंसर है y माइनस y1। कितना होगा, y माइनस y1। ठीक है ना। ये x2 माइनस x चल रहा था। ओके, तो फिर से ये बात क्लियर होनी चाहिए बच्चों को कि ये टोटल कितना है, y। क्यों, क्योंकि p का कोऑर्डिनेट कितना है, ये वाला कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये y है और ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल रही होगी, y1 के इक्वल। तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, y1। तो टोटल y है और इतना y1 है, तो y में से y1 माइनस कर दो तो ये इतनी डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी y माइनस y1। तो पी जेड की वैल्यू कितनी, y माइनस y1 अपॉन बी वाई। अब बी वाई की बात कर लो। तो बी वाई ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। अब आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, y के इक्वल है। तो आप लिख लो, अगर ये यहाँ से यहाँ तक y है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होता होगा, y होता होगा।
अगर ये y है और ये टोटल y2 है तो इतनी डिस्टेंस कितनी बचेगी बताओ? तो आंसर है y2 माइनस y के इक्वल। कितना आ जाएगा? y2 माइनस y, इतनी डिस्टेंस। ये टोटल y2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y है, तो y2 में से y माइनस कर दोगे तो ये क्या बच जाएगा? y2 माइनस y। तो ये by की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y2 माइनस y ऐसे। ठीक है, अब आपके पास जो सिचुएशन यहाँ पर थी वही सेम सिचुएशन आपकी वहाँ भी बन चुकी। जैसे आपके पास ये रेशियो यहाँ आ रहे थे, इसी तरह से वहाँ भी आ गए। अब पहले फिर आपने क्या किया था? पहले इन दोनों को एक साथ रखा था, है ना, तो वहाँ से x की वैल्यू निकाली थी। फिर आपने इन दोनों को एक साथ रखा, फिर आपने वहाँ से किसकी वैल्यू निकाली थी? y की वैल्यू। ठीक है ना, तो यही मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? पहले इतने टर्म को एक साथ रखूँगा तो वहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँगा, फिर इतने टर्म को एक साथ रखूँगा, वहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँगा। तो पहले ये वाली सिचुएशन लेकर चलता हूँ मैं, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x किसके इक्वल? m अपॉन n के इक्वल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आएगा? nx माइनस nx1 इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई कराइए क्या आएगा? mx2 माइनस mx, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब x वाले टर्म एक साइड लेकर आइए, तो ये माइनस का mx है, इधर लेकर आ जाइए प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर nx तो पहले से चल ही रहा था, ये mx और इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा mx। अच्छा, इधर mx2 चल रहा था, ये nx1 इधर लेकर आ जाइए तो प्लस का nx1 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो n और m बच जाएगा, है ना, m और n बच जाएगा यहाँ पर। और इधर क्या चल रहा है? mx2 प्लस nx1, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, m प्लस n डिवाइड में लेकर जाइए तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हमारा x का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसी तरह से पहले y का सॉल्व कर लेते हैं, फिर समझेंगे इसको आगे। तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, ये अब हम m अपॉन n के इक्वल लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये वाला पहले हमने एक बार m अपॉन n इसके इक्वल लिख लिया, अब ये वाली चीज़ भी आपस में इक्वल लिख लेते हैं, ये m अपॉन n के इक्वल। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा? ny माइनस ny1 इक्वल्स टू m का कराओ my2 माइनस my, इस तरह से। ओके, y वाले टर्म एक साइड कर लो, ये my इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, पहले से वहाँ ny चल ही रहा है। अच्छा, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो my2 तो पहले से चल रहा है, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का ले जाओ, ny1 ऐसा आ जाएगा। अब इन दोनों में से y कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? इधर m प्लस n, और ये जो इधर चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दो। ओके, यहाँ तक भी बात ठीक है। अब m प्लस n को कहाँ ले जाओ? डिवाइड में, तो my2 प्लस ny1 अपॉन क्या आ जाएगा? m प्लस n, ऐसे। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब जो p के कोऑर्डिनेट हैं, जो हमें टावर के जो कोऑर्डिनेट निकालने थे, जो a और b के बीच में लगाया गया है, ये इसकी जो x की वैल्यू है वो ऐसे निकाली जाएगी और y की वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी। इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर भी प्लेन पर दो पॉइंट हैं, a कोऑर्डिनेट, a के कोऑर्डिनेट है सपोज करो x1 y1, और कोई दूसरा पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इन दोनों को मिलाकर जो लाइन बनती है AB, अगर कोई पॉइंट P उनको किसी रेशियो m और n में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x और y हमें निकालने हैं। तो वो किस फॉर्मूले से निकाले जाएंगे? इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले की खास बात और अच्छी बात ये है कि m और n की वैल्यू आपको पहले से पता होंगी तो वो यहाँ पर पुट कर दोगे, x1 और x2 की वैल्यू आपको पता होगी वो यहाँ पुट कर दोगे, वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो आप किस चीज़ से बच जाओगे? आप इस चीज़ से बच जाओगे जैसे आपको यहाँ पर जो ये इतना बड़ा जो ये सब करना पड़ता है कि ये सारी साइड्स निकालो, ये कितनी होंगी, ये सिमिलरिटी प्रूव करो, और फिर इसके बाद जाकर इस रिजल्ट पर पहुँचते हो, तब जाकर आपकी x और y की वैल्यू निकलती हैं। लेकिन इस फॉर्मूले को निकालने का बेनिफिट क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में
मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि ये एक ओ टाउन है और ये एक ए टाउन है, इन दोनों के बीच में कहीं पर एक कोई पॉइंट लाई कर रहा है P सच दैट कि वो इस लाइन को 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसकी डिस्टेंस बताओ कितनी होगी। ये आपको इसके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताने थे कितने होंगे। तो आप कैसे निकाले आपने, तो आपने सिमिलैरिटी प्रूफ की, फिर सिमिलैरिटी प्रूफ करने के बाद फिर आपका आंसर निकल कर आया कि इसका जो आंसर आएगा वो 1 और 4 रेशियो 4/3 आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सब ना करें हम, तो क्योंकि अब हमारे पास क्या आ चुका है, सेक्शन फॉर्मूला। क्या आ गया, सेक्शन फॉर्मूला। और उस सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से अब आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, देखिए ओ जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। अच्छा, ए जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3 और 4। और पी जो कोऑर्डिनेट है, पी जो पॉइंट है वो यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है सच दैट वो इसको 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इतना हमें सिचुएशन पहले से पता थी। और हमें क्या बताने थे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। अब जो हम सिमिलैरिटी वाली पूरी प्रोसेस करते थे, फिर रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल रखते थे, फिर इनको सॉल्व करते थे, तब आंसर आता था। लेकिन अब वो सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, और इनका जो रेशियो है m और n ये हमें पता है। तो अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि x का हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है कि x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n के। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब देखिए आप क्या होगा, तो m की वैल्यू 1, अच्छा x2 की वैल्यू कितनी 3, प्लस n की वैल्यू 2 इंटू x1 की वैल्यू 0, और अपॉन में m प्लस n दिस। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, यहाँ पर 3 आया और अपॉन में 3, तो आंसर कितना आया 1। ठीक है, आप देखिए इतनी सी जगह के अंदर सिर्फ इतना सा काम करके आपने डायरेक्टली किसकी वैल्यू बता दी, x की वैल्यू। पहले भी कितनी आ रही थी 1, अब भी कितनी आ रही है 1, है ना। तो पहले क्या हो रहा था, पहले सिमिलैरिटी पूरी प्रूफ करके उसके बाद फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो को इक्वल रखकर तब जाकर आपका आंसर x की वैल्यू 1 आई थी। लेकिन अब आपने क्या किया, एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया और उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और आपका आंसर आ गया। इसी तरह से हमने y कोऑर्डिनेट को भी पता कर सकते हैं। y हमारा जो होता है वो हमने ड्राइव कर लिया है, देखो किसके इक्वल होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, इसके इक्वल होता है। तो ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया my2 प्लस ny1 अपॉन में क्या, m प्लस n। ओके, वैल्यू पुट करिए, तो देखिए यहाँ पर m की वैल्यू कितनी 1, y2 कितना 4, प्लस n की वैल्यू कितनी 2, n की वैल्यू 2 है, और y1 की वैल्यू कितनी है 0, और अपॉन में m प्लस n यानी 1 प्लस 2 ऐसे। और इसको सॉल्व कर लो, ये पार्ट तो 0 हो गया, तो यहाँ 4 बचा और यहाँ पर क्या आ गया 3। अब देखो आपका आंसर 4/3 आ गया। यहाँ पर भी आपका y का आंसर 4/3 आ रहा था, लेकिन ये इतनी सी जगह में हो गया सिर्फ फॉर्मूला पता करके। तो ये जो फॉर्मूले आपने पता किए हैं x और y के फॉर्मूले, इनकी हेल्प से आप कोई भी ऐसा पॉइंट जो किसी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। या इसके अलावा भी बहुत सी सिचुएशंस हैं जिनके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो ये ड्राइव किया गया था वो किसके लिए ड्राइव किया गया था, ऐसा पॉइंट जो किसी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो तो उसके कोऑर्डिनेट इन फॉर्मूलों से निकाले जाएंगे। एंड दीज फॉर्मूला आर नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहलाते हैं ये, सेक्शन फॉर्मूला। ये इस तरह से होता है। तो ये बिल्कुल आसान है। तो हमने क्या कर लिया प्यारे बच्चों, जनरलाइज कर लिया। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो और ये सेक्शन फॉर्मूला निकाला कैसे, एक बार फिर से फटाफट से बता देता हूँ। हमारे पास A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, जो हम जानना चाहते हैं कि क्या रहे होंगे, किसके इक्वल रहे होंगे, सच दैट पॉइंट P AB को m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे,
फिर ये जो लेंथ है इनको आपको निकालना आता ही है कि अगर ये y1 है, यहाँ से यहाँ तक ये y है, तो ये डिस्टेंस y माइनस y1 होगी। यहाँ से यहाँ तक ये x है, यहाँ से यहाँ तक ये x1 है, तो ये x माइनस x1 रही होगी, तो ये भी x माइनस x1 आ जाएगा। तो ये चीज़ें तो आप देख देख कर निकाल सकते हो। आपको इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर लेना है। सिमिलर जब ये प्रूफ हो जाएंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में आ जाएंगी, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे आ जाएंगी? रेशियो में। और जब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। फिर आप एक बार इनको इक्वल रख लोगे, एक बार इनको इक्वल रख लोगे, और फिर इसके बाद जब दोनों को अलग अलग m/n के इक्वल रखोगे तो इसको ड्राइव करके ये x की वैल्यू आ जाएगी और इसको ड्राइव करके y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया x और y की वैल्यू निकालने के लिए। हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए? इसके कोऑर्डिनेट और रेशियो पता होना चाहिए। तो डायरेक्टली हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो इसके बाद जब आप सेक्शन फॉर्मूला जब आप पढ़ चुके हो तो इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये एक स्पेशल केस है किसका? सेक्शन फॉर्मूला का। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या, देखिए समझिए। सेक्शन फॉर्मूला में हमने ये समझा था कि अगर हमारे पास कहीं पर कोई दो पॉइंट हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और जिसमें से ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। ओके, नाउ अगर मैं ए से लेकर बी तक ज्वाइन कर देता हूं तो ए बी एक लाइन सेगमेंट बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ए और बी के बीच में सपोज करिए कोई एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x y, और ये पॉइंट P इस ए बी को किसी एक रेशियो में डिवाइड करता है। हमने माना कि ये m और n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x और y के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कैसे निकाले जाएंगे? तो आंसर है कि जो x होगा वो इक्वल होगा mx2 प्लस nx1 के अपॉन m प्लस n, ऐसे। और जबकि y कोऑर्डिनेट वहां पर निकाला जाएगा इस तरह से, my2 प्लस ny1 अपॉन में क्या, m प्लस n, इस तरह से। अब सपोज करो अगर हमारा ये जो पॉइंट है P, ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, इस AB लाइन का क्या है, मिड पॉइंट। अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन का मिड पॉइंट है, इस बात का मीनिंग ये हो गया कि जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये होगा, यानी कि ये दोनों पार्ट आपस में कैसे होंगे, इक्वल। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर ये वाला पार्ट 2 है तो ये वाला पार्ट भी 2 है, ये वाला पार्ट अगर 5 है तो ये वाला पार्ट भी 5 है, यानी ये दोनों की जो लेंथ है AP और PB की लेंथ वो आपस में कैसी होगी, इक्वल। अगर ये P मिड पॉइंट है और ये लेंथ अगर आपस में इक्वल हैं तो इस बात का मीनिंग ये हो गया कि जितना M होगा उतना ही N होगा। ठीक है, तो इसका मतलब P जब मिड पॉइंट होगा तो M और N आपस में कैसे होंगे, इक्वल। तो ये वाला केस हम यहां पर लेकर आते हैं कि इफ P इज मिड पॉइंट, P क्या हो, मिड पॉइंट हो। अगर P मिड पॉइंट होगा तो वहां पर M इक्वल रहा होगा किसके, N के। M और N आपस में कैसे होंगे बच्चों, इक्वल रहे होंगे। ठीक है, तो हम ये वैल्यू यहां पर पुट करके देख लेते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या चल रहा है, mx2 प्लस n और m आपस में इक्वल है तो n की जगह भी m लिख सकते हैं, mx1, और नीचे m प्लस फिर से n की जगह क्या, m। अब क्योंकि m और n आपस में इक्वल है तो मैंने n की जगह भी क्या लिख दिया, m। अच्छा, इन दोनों में से m कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x2 प्लस x1, और नीचे क्या आ जाएगा, 2m, m से m कैंसिल। तो हमारे पास फाइनली क्या फॉर्मूला बनेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये हमारे पास प्यारे बच्चों फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। इस फॉर्मूले का नाम हम क्या रखेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, फिर से यही काम हम y के लिए भी कर सकते हैं, क्या कि y इक्वल्स टू my2 प्लस, अब क्योंकि मिड पॉइंट है P तो m और n ये रेशियो आपस में इक्वल होगा तो n की वैल्यू में हम m लिख सकते हैं, my1 अपॉन में क्या, m प्लस n की जगह भी क्या, m। ओके, नाउ y इक्वल्स टू
m कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन में m प्लस m कितना 2m, m से m कैंसिल, तो फाइनली y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट रहा होगा पॉइंट P का, इस तरह से। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये हो गया कि जब भी हमारे पास ए बी कोई एक लाइन सेगमेंट गिवन हो और उसके लिए पॉइंट P अगर मिड पॉइंट है, तो इस बात का मतलब ये होता है कि m और n आपस में इक्वल हैं। और अगर m और n रेशियो अगर आपस में इक्वल होगा, ये रेशियो अगर आपस में इक्वल है, तो n की जगह आप m लिख पा रहे होगे और फिर m से m कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअल में वहां पर जो रेशियो होता है वो कौन सा रेशियो होता है, 1:1। तो मिड पॉइंट के केस में ऑलवेज एक फिक्स रेशियो रहता है, क्या 1:1। ये वह दोनों पार्ट आपस में कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक लाइन सेगमेंट है, इस तरह से मैं आपको फिर से दिखाता हूं। अगर सपोज करो कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी और उसका बीच में कोई यहाँ पर एक पॉइंट है P, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, इस तरह से, और P के कोऑर्डिनेट है x y। और अगर मैं आपसे कहूं कि पॉइंट P जो है ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो इस बात का मतलब ये होगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का जो रेशियो है ये कितना होगा, 1:1। कितना रहेगा, ऑलवेज 1:1 रहेगा। ये हम कैसे कह सकते हैं, ये देखो यहाँ पर हमने m और n का जो रेशियो है उसमें हमने देखा कि m और n आपस में इक्वल होंगे क्योंकि P मिड पॉइंट है, तो n की जगह m रखोगे तो ये रेशियो कितना बच जाता है, 1:1 बच जाता है। अगर आप कहो कि सपोज करो कोई एक लाइन है, उस लाइन ए बी को कोई एक पॉइंट P मिड पॉइंट है, P क्या इसका क्या है, मिड पॉइंट है, और ये इसको 22 और 2 के रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसा सोच लो 2 और 2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1। अगर कोई ये कहता है कि A और B का मिड पॉइंट है P और ये इसे 100 और 100 के रेशियो में डिवाइड करता है, अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट कैसे होने चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। ये 100 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर भी रेशियो कितना बचेगा, 1। तो इसका मतलब जब भी चीज़ें यहाँ पर इक्वल पार्ट जब भी होंगे तो उनका अगर रेशियो देखा जाएगा तो वो ऑलवेज कितना निकल कर आएगा, 1:1 निकल कर आएगा। तो इसका मतलब मिड पॉइंट के केस में हमें रेशियो कितना लेकर चलना होता है, 1:1। तो अगर मैं पॉइंट P का सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूँ तो सेक्शन फॉर्मूला में x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n ऐसे होता है। तो अब ये हमारा m होता है और ये n होता है, और मिड पॉइंट के केस में ये ऑलवेज दोनों क्या होते हैं, 1:1। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 और अपॉन में क्या 2। तो आप क्या देखते हो कि x का आंसर क्या बचता है, x1 प्लस x2 अपॉन में क्या 2, ये आंसर बचता है हमारा, है ना। अच्छा, या हम y का निकालें तो y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब आप m और n की वैल्यू क्या रखोगे, अगर P मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है, इसका मतलब वो 1:1 का रेशियो रहा होगा, क्योंकि ये वाले पार्ट आपस में कैसे होंगे, इक्वल, मिड पॉइंट के केस में। और ये इक्वल है तो ये कट के क्या बचता होगा, 1:1 ही बचता होगा, चाहे यहाँ कोई भी रेशियो हो। ठीक है, तो m की वैल्यू 1 पुट करोगे, है ना, n की वैल्यू 1 पुट करोगे और अपॉन में क्या 1 प्लस 1। तो यहाँ से सॉल्व होकर हमारा जो y है वो कितना आ जाता होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये बन जाता होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर m और n इक्वल लेकर भी दिखा दिया, तो भी हमारा आंसर क्या आता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। और या आप चाहो तो m और n इक्वल ना रखकर ये समझ लो कि जब भी अगर मिड पॉइंट होगा तो वहाँ पर जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, और 1:1 होगा तो वहाँ पर जो हमारे रिजल्ट निकल कर आते हैं वो x1 अपॉन x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो फिर से व्हाट डू यू मीन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो आंसर है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं A और B, 2 पॉइंट हैं कहीं पर A पॉइंट और B पॉइंट, और इनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 एंड x2 y2, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P। तो आंसर है मिड पॉइंट P xy इज इक्वल्स टू
x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड दीज फॉर्मूलाज आर नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमने सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस पढ़ लिया जब हमारा m और n आपस में इक्वल होता है, या मैं कहूं जब रेशियो 1:1 होता है, तब उस केस में सेक्शन फॉर्मूला का ही नाम क्या रख दिया जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इसको एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो सपोज करो मैं आपको 2 पॉइंट दे देता हूँ। मैंने कोई एक पॉइंट दिया आपको A पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3 और कोई एक B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे दिया 1 और 2, है ना, इस तरह से। और मैं अगर आपसे पूछूं कि A और B का अगर P मिड पॉइंट है तो बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें पता है कि अगर P मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए क्या फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर A जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x1 y1 होते हैं, आप जानते हो, और ये क्या होते हैं x2 y2, इस तरह से। तो x1 है हमारा 2 और x2 है 1, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2। इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो y1 प्लस y2, तो क्या लिखोगे y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/2। तो इतना आसान होता है इनको निकालना। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, x कोऑर्डिनेट होगा 3/2 और y कोऑर्डिनेट हमारा कितना होगा 5/2, इस तरह से। ठीक है ना। फिर से अगर मैं आपको कहूँ कि 2 पॉइंट हैं C एंड D, एक का कोऑर्डिनेट है 1 एंड 3 और दूसरे का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 5 एंड 7। अगर मैं कहूँ कि इनके बीच में एक मिड पॉइंट है R, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालो, क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे कि ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2 और कोऑर्डिनेट जो होंगे इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा वो किसके ऐसे निकाला जाएगा। तो आंसर है x कोऑर्डिनेट तो इक्वल होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 के, है ना। तो यानी 1 प्लस 5 कितना 6 अपॉन 2 कितना 3, है ना। x1 प्लस x2 कर लो और अपॉन 2 कर दो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना। तो कैसे करोगे 1 प्लस 5 6 अपॉन 2 करोगे तो 3 आंसर आएगा। ऐसे ही यहाँ पर y1 प्लस y2 यानी 3 प्लस 7 10 अपॉन 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 5। इस तरह से आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, इसके मिड पॉइंट निकाल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट मिड पॉइंट फॉर्मूला।